इसी माह की 16 तारीख को सीएम इब्राहिम अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। जेडीएस में रहेंगे या नहीं, इस सिलसिले में फैसला लेंगे। जेडीएस के तमाम सेक्युलर लीडरान, खास तौर पर मुस्लिम लीडरान 16 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में शामिल होकर अपनी राय और मशवरे पेश करें। जेडीएस और बीजेपी की दोस्ती के बावजूद जेडीएस में ही बरकरार रहने की बात करने वाले मोहम्मद जफरुल्लाह खान, बीएम फारूक और दीगर अपने फ़ायदे के लिए कौम व मिल्लत को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि जेडीएस ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म करने वाली और मुसलमानों के खिलाफ कई फैसले लेने वाली पार्टी से हाथ मिलाया है। लिहाजा इस वक्त सीएम इब्राहिम की क़यादत में सब मिलकर इत्तेहाद का मुजाहरा करें। बेंगलुरु में जेडीएस के जनरल सेक्रेटरी और सीएम इब्राहिम के करीबी आबिद असलम ने ये बात कही। आपने कहा कि जेडीएस के मुस्लिम लीडरों, मुस्लिम कारकुनों की ये मीटिंग हो रही है। क्या इस मीटिंग में जफरुल्लाह खान हो, मोहित अल्ताफ हो, रोशन अब्बास हो, बीएम फारूक जो एमएलसी हैं वो सब आ रहे हैं? इस वक्त उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार ओहदों पर है। ये कौम का मसला है। आपको खुले आंखों से आप देख रहे हैं कि जनता दल सेक्युलर पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस कर चुकी है। जब से बीजेपी इस रियासत में 4 साल सरकार चलाई, हम पर कैसे कैसे तकालीफें आए। कभी हिजाब का मामला, कभी हलाल कट और झटका कट का मामला, कभी टीपू सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद पर शूलन की पूजा करने का मसला, कभी कन्वर्शन बिल असेंबली में लाने का मसला, और यहाँ तक के जालिमों ने मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिल रहा था 25-30 साल से, उस रिजर्वेशन को भी रद्द कर दिया। इसके बावजूद आप उन्हीं की सपोर्ट करना चाह रहे हैं। शहर बेंगलुरु में इसी माह की 16 तारीख को होने वाली रियासती सतह की मीटिंग को कामयाब बनाने की अपील करते हुए आबिद असलम ने कहा कि कौम व मिल्लत के लिए जेडीएस पार्टी के लिए सीएम इब्राहिम के कई कारनामे हैं, काविशें हैं, जिन्हें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सीएम इब्राहिम एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं, नेशनल लीडर हैं, साबिक मरकजी वजीर हैं, कौम और मिल्लत के हमदर्द हैं। लिहाजा इनकी क़यादत में सब मिलकर कौम व मिल्लत के हक में फ़ैसला लेने की पहल करें। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। ये अल्लाह का करम है, बुजुर्गान दीन का सदका है। 2 चीज़ों से मैं पाक हूँ, ये करप्ट और दूसरा कम्युनल। आपको पता है, हर स्कैम में हर लीडर का नाम आया, अल्लाह ताला मेरे नाम को महफूज रखा। कोई ये कह नहीं सकता कि भाई ये किए हैं, इनको ये करप्शन है, इन्हें इसमें है, नहीं। क्यों? अल्लाह मेरी हिफाजत किया है, वही अल्लाह मेरी आगे भी हिफाजत करेगा। और ये कौम मायूस है। कौम अगर गलती भी करती है, उसको सही रास्ते पर ले जाने का काम खादिमों का होता है। 16 तारीख को सीएम इब्राहिम रियासती सतह पर इजलास कर रहे हैं और एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं सीएम इब्राहिम साहब, तो इस सिलसिले में आप क्या कह रहे हैं? 16 अक्टूबर 2023 बरोज़ा पीर है। सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक ये मीटिंग का सिलसिला चलते रहेगा। इसमें रियासत भर के जेडीएस वर्कर्स, लीडर्स और अमायदीन शहर, रियासत कर्नाटक के बहुत सारे इलाकों से लोग आ रहे हैं इस मीटिंग में। इस मीटिंग में सबको खुली छूट रहेगी, वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। ये मीटिंग अल्लाह सीएम इब्राहिम साहब की क़ियादत में चलेगी, जो इस वक्त जेडीएस के कर्नाटक के यूनिट के सदर भी हैं। क्या इस मीटिंग में एचडी कुमारस्वामी, एचडी देवेगौड़ा साहब आ रहे हैं? नहीं, उनको इसमें बुलाया नहीं गया है। ये सिर्फ मुसलमानों की मीटिंग है। ये इस वास्ते बुलाई गई है कि जनता दल सेक्युलर पार्टी एक सेक्युलर ख्यालात की बुनियाद पर बनी गई है, और आज कुमारस्वामी इस पार्टी को एक फ़िरका परस्त पार्टी के साथ जोड़ दिया है और उनके साथ
आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए उन्होंने अलायंस कर लिया है। इससे सारा कर्नाटक इनसे बेजार है, इनसे नाला है, इनके खिलाफ हो गया है। बिलखुसूस मुसलमान और सेक्युलर ज़हन रखने वाले तमाम आवाम इस पार्टी से इस वक्त बेजार हैं, इसलिए इस मीटिंग को मुनक़्क़द किया गया है। आपने कहा कि जेडीएस के मुस्लिम लीडरों, मुस्लिम कारकुनों की ये मीटिंग हो रही है। क्या इस मीटिंग में ज़फ़रुल्लाह खान हो, मोहित अल्ताफ़ हो, रोशन अब्बास हो, बीएम फारूक जो एमएलसी हैं, वो सब आ रहे हैं? इस वक्त उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार ओहदों पर हैं। ये कौम का मसला है। हमने जनता दल को इस वास्ते वोट दिया, आज जो 20 और 25% मुसलमानों को असेंबली इलेक्शन में वोट जो मिले हैं, वो जनता दल सेक्युलर के नाम से मिले हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब ही सबका साथ लेकर सबके साथ बराबर इंसाफ करने का मकसद सेक्युलरिज्म है। आज वो सेक्युलरिज्म को हटाकर एक फिरका परस्त पार्टी के साथ जाते हैं, तो ज़फ़रुल्लाह साहब का भी जिम्मेदारी बनती है, फारूक साहब की भी जिम्मेदारी बनती है, मोहित अल्ताफ़ की भी जिम्मेदारी बनती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी जिम्मेदारी बनती है। जितने उम्मीदवार इलेक्शन को खड़े थे उन तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि इस मीटिंग में अटेंड करें, इस मीटिंग में अपने वजाहत पेश करें कि वो आगे क्या करना है। कौम को एक राह बताने का एक ये सिलसिलावार मीटिंग है। लेकिन बीएम फारूक हों, ज़फ़रुल्लाह खान हों, रोशन अब्बास हों या और भी चंद लीडरान हों, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो जेडीएस के साथ रहेंगे। भले ही जेडीएस और बीजेपी की दोस्ती हो चुकी है, इत्तेहाद हो चुका है, लेकिन वो जेडीएस के साथ रहेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। आपको खुले आंखों से आप देख रहे हैं कि जनता दल सेक्युलर पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस कर चुकी है। जब से बीजेपी इस रियासत में 4 साल सरकार चलाई, हम पर कैसे कैसे तकालीफें आए। कभी हिजाब का मामला, कभी हलाल कट और झटका कट का मामला, कभी टीपू सुल्तान की बनाई हुई मस्जिद पर शूलन की पूजा करने का मसला, कभी कन्वर्शन बिल असेंबली में लाने का मसला, और यहाँ तक के जालिमों ने मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिल रहा था 25-30 साल से, उस रिजर्वेशन को भी रद्द कर दिया। इसके बावजूद आप उन्हीं की सपोर्ट करना चाह रहे हैं बीजेपी। लेकिन इन लीडरों का कहना है कि इन तमाम मुद्दों पर जिनका आपने जिक्र किया, उन पर जो है सबसे ज्यादा आवाज जो है एचडी कुमारस्वामी साहब ने उठाई है, जेडीएस ने उठाई है। नहीं, आवाज उठाकर हुआ फायदा क्या? वो सिलसिला चलता रहा सिर्फ। लेकिन ये बात वो कह रहे हैं कि ये जो इत्तेहाद हुआ है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए हुआ है। वहां पर उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के साथ कोई समझौता नहीं किया है, आगे और चल ना पार्टी के साथ कोई मर्ज होने वाली है। ये बस इलेक्शन के लिए एक इत्तेहाद है, जैसा कि इससे पहले नीतीश कुमार ने भी कर चुके हैं, और भी जो है लीडर जो है यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू हैं, वो भी कभी एनडीए से बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। तो उसी तरह से कि ये भी एक यूनिटी है। बेंगलुरु नॉर्थ पार्लियामेंट असेंबली या पार्लियामेंट हल्के के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदानंद गौड़ा, जो रियासत के साबिक चीफ मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने इस अलायंस के ताल्लुक से अपने ख्यालात कहते हुए कहा है कि ये अलायंस कामयाब नहीं होगा, बीजेपी इससे कमजोर हो जाएगी और जनता दल सेक्युलर हमारे साथ नहीं रहेगी। इससे बढ़कर मिसाल क्या हो सकती है? जबकि बीजेपी में जब से ये अलायंस हुआ है, बीजेपी में फूट पड़ गई है। बीजेपी का मामला अपनी जगह, लेकिन हम देख रहे हैं कि जेडीएस के जो बड़े मुस्लिम लीडरान हैं, सीएम इब्राहिम को छोड़कर, वो इस वक्त जो है अपनी पार्टी के साथ हैं, जेडीएस के साथ हैं, कुमारस्वामी के साथ हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सीएम इब्राहिम अलग थलग पड़ चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग भी मैं समझता हूँ 16 की मीटिंग अटेंड करेंगे और आवाम के सामने, मुसलमानों के सामने, कर्नाटक के मुस्लिम कौम के सामने ये अपना ख्यालात इजहार करेंगे। हमें उम्मीद है। आपको क्या फैसला ले सकते हैं सीएम इब्राहिम साहब? पार्टी छोड़ने का फैसला लेंगे, या जेडीएस में रहने का फैसला लेंगे, या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का फैसला लेंगे? सीएम इब्राहिम साहब एक सीनियर कायद है,
जो 16 की मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग में रियासत भर से पार्टी वर्कर्स, पार्टी लीडर्स, एक्स कारपोरेटर्स, एक्स काउंसलर्स और बहुत सारे जिम्मेदार जो लाइक माइंडेड जेडीएस को चाहने वाले हैं, ये तमाम शिरकत करेंगे। इनके ख्यालात सुनने के बाद, लोगों का ओपिनियन कलेक्ट करने के बाद वो अपना फैसला जाहिर करेंगे। नहीं, ऐसी बात कही जा रही है कि सीएम इब्राहिम का पार्टी छोड़ना तय हो चुका है और वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, ऐसी बात सुनने में आ रही है। नहीं, पार्टी छोड़ने का मसला ऐसा है, अगर वो अलायंस तोड़ लिए तो वो पार्टी में रहेंगे। अगर अलायंस ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो सीएम इब्राहिम साहब नहीं रहेंगे। वो एक उसूल परस्त कायद हैं और सेक्युलरिज्म के चाहने वाले हैं। सेक्युलरिज्म को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्टी के जो दीगर मुस्लिम लीडरान हैं वो कुमार स्वामी साहब के साथ, जेडीएस पार्टी साहब के साथ हैं और उनका खुला कहना है कि वो पार्टी के साथ रहेंगे। मैं बिलखुसूस रोशन अब्बास, जफरुल्लाह खान और एमएलसी फारूक साहब से गुजारिश करता हूं कि बीजेपी का मेन मकसद आइंदा के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद आइन को बदलने का है, दस्तूर को बदलने का है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को जो हुकूक दिए गए हैं उन तमाम हुकूक को वह रद्द करेंगे। उसके बाद जिम्मेदार कौन होगा? इस पार्टी को सपोर्ट करने वाले ही जिम्मेदार हो जाएंगे। इसलिए कौम के हित में फैसला ले, कौम के हक में फैसला लें। पहले उलमाए कराम से जाकर वो राबिता करें, राबिता करके अपना कोई सा भी फैसला, पॉलिटिकल फैसला दे, वरना कौम आपके साथ कभी भी साथ नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि वो पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी के साथ रहेंगे तो आइंदा के जो मसाइल आएंगे उसके जिम्मेदार वो भी रहेंगे। इन लीडरों को चाहिए कि जो बच्चे को रिजर्वेशन 4% मिल रहा था, नौकरियों में जा रहे थे, एडमिशनें हो रहे थे, इंजीनियर्स बन रहे थे, डॉक्टर्स बन रहे थे, ऐसे बच्चों का रिजर्वेशन रद्द करने वाली पार्टी के साथ आप रहना चाहते हैं तो आप खुद सोचिए कि आप किस तरह का फैसला ले रहे हैं। जरा आप ठंडे दिल से सोचकर सीएम इब्राहिम साहब के साथ आ जाएं। एक तजुर्बाकार सियासतदान है, पूरे मुल्क में उनकी पहचान है। आगे चलकर आज जिस तुम पोजीशन पर हो उससे बड़े पोजीशनों पर वो आपको लाएंगे। पोजीशन लेकिन ये बात कही जा रही है कि सीएम इब्राहिम साहब से, जैसा कि आपने कहा कि तजुर्बेकार हैं, सीनियर हैं, इसके बावजूद जेडीएस पार्टी को फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ इसका मतलब ये हुआ कि कौम खौफजदा थी, एक। दूसरा, रिजर्वेशन खत्म होने के बाद पढ़े लिखे नौजवानों ने भी एक फैसला ले लिया, जबकि हमारा रिजर्वेशन जो सहूलतें मिल रही थी वो खत्म हो गई है। इसीलिए सब मुत्तहद होकर, एक तरफा होकर कांग्रेस को वोट दे दिया है। लेकिन उसके बावजूद कम से कम सीएम इब्राहिम साहब के जो फर्जंद हैं, बेटे हैं, उनको तो कामयाब होना चाहिए था। कम से कम वो अपने बेटे को तो कामयाब बनाते और अपनी ताकत जाहिर करते। नहीं, कोशिश तो उन्होंने कि उनका कोई असर नहीं रहा पार्टी में या फिर पार्टी पर। नहीं, ऐसा नहीं है। वकील गाज भी वोट नहीं दिए। दूसरी कौम के जो कास्ट बेस हैं उन्होंने भी जेडीएस को वोट नहीं दिया। तमाम पार्टियां, तमाम फिरके, तमाम कम्युनिटीज मिलकर इस बार कांग्रेस को वोट दिया। इसलिए कांग्रेस 135 सीटों के साथ आ गई। इलेक्शन की बात अपनी जगह, लेकिन ये बात कही जाती है कि सीएम इब्राहिम साहब ने कौम के लिए क्या किया। हालांकि वो बार बार कौम का नाम लेते हैं, लेकिन कौम के लिए उन्होंने क्या किया ये बात कही जाती है। कर्नाटक में नहीं बल्कि मुल्क में ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती जो 3.5 साल एमएलसी का टर्म होने के बावजूद कौम पर जो परेशानियां लाहक हो गए थे उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एमएलसी को रिजाइन किया। आज ये काउंसलर बनने के लिए सुबह शाम एक कर देते हैं, सारी उम्र लगा देते हैं उसे चीज हासिल करने को लिए। सीएम इब्राहिम साहब एक ऐसे कायद हैं, एमएलसी एक बड़ा ओहदा है जो 6 साल का टर्म होता है। 3.5 साल उनका अभी भी वक्त था, उन्होंने छोड़कर कौम के हित में फैसला लिया कि मुझे कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस वाले
मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही कर को उन्होंने रिजाइन करे। इससे बढ़कर मिसाल कौन सी हो सकती है। बाद उन्होंने जेडीएस को जाने का फैसला लिया। यहाँ तक कि सीएम इब्राहिम साहब जब हिजाब का मामला आया, पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में बोलने वाले ही, राज्यसभा में बोलने वाले ही, असेंबली में बोलने वाले ही, काउंसिल में बोलने वाले हैं, किसी को ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मंडिया जाते, मुस्कान के घर को जाते, उस बच्ची को तसल्ली देते, दिलासा देते, हिम्मत देते। किसी ने, कोई भी लीडर, सारे हिंदुस्तान का इशू नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये वायरल हुआ सो इशू था, किसी को हिम्मत नहीं बनी। ये सिर्फ और सिर्फ सीएम इब्राहिम उसके घर को गए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, वहाँ के डीसी से बात की, एसपी से बात की, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर को वहाँ उस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तक उन्होंने अपील की। इतना बड़ा ये काम उन्होंने किए हैं, लेकिन बात ये कही जाती है कि कौम की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया। देखो, सबसे पहले जब 95 में उन्होंने, जो जेडीएस का वजूद ही नहीं था यहाँ पर, 95 में जब जेडीएस यहाँ बरसरे इख्तिदार आई, पूरी रियासत के चप्पे चप्पे में फिरकर उसकी शहरत को बुलंदियों पर लाया। कौन? सीएम इब्राहिम साहब ने देवेगौड़ा को चीफ मिनिस्टर बनाया। चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद सबसे पहले वो मसले की तरफ तवज्जो दी जो हुबली ईदगाह का मसला था। ये ऐसा मसला था, 25 साल से मुसलमान वहाँ परेशान थे। हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ गड़बड़ हो जाती, दंगा हो जाता, फसाद हो जाता, लाठीचार्ज हो जाती, कर्फ्यू पड़ जाता, फायरिंग हो जाती, बच्चे यतीम हो जाते, माएँ बेवा हो जाती। इस तरह के हालात थे। उस मसले को हमेशा के लिए देवेगौड़ा को साथ लेकर हल कराया। ये कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं। उसके बाद सेकेंड मसला जो रिजर्वेशन का था, सीएम इब्राहिम साहब की मारिफत और देवेगौड़ा के अप्रूवल पर मुसलमानों को रिजर्वेशन 4% मिला। तकरीबन 25-30 साल गुजर गए, बच्चे मुसलमानों के हजारों लाखों बच्चे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बने। ये क्या छोटा मोटा कारनामा है? ये छोटे मीडिया खिदमत है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि रिजर्वेशन उन्होंने दिया, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया होगा, मगर ऐलान किसने किया, इम्प्लीमेंटेशन किसने किया? हम कांग्रेस को रिजर्वेशन कोशिश करे कर को नहीं करे कर को नहीं बोल रही, कोशिश करे रहेगा। पेंडिंग था वो मसला, उस मसले को कैबिनेट में लाकर उन्होंने गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन करके आर्डर निकाला ना, वहां से सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे काम हुए हैं। हाँ, इससे बढ़कर सीएम इब्राहिम साहब की और क्या हो सकते। कई चीफ मिनिस्टरों को कर्नाटक में बनाने का उन्होंने एक अहम रोल अदा किया है, जिसमें धर्म सिंह है, जिसमें सिद्धरामैया साहब हैं, देवेगौड़ा साहब हैं। देवेगौड़ा को चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि मुल्क का वजीर आजम बनाकर बताया। इससे बढ़कर और कारनामा क्या हो सकता? इतना खदावर शख्सियत, इतनी अजीम क़ियादत करने वाला लीडर कौन है कर्नाटक में, सीएम इब्राहिम छोड़े तो। और कश्मीर का मसला 15 साल से वहाँ गवर्नर राज में मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। वो जगह पर जब वजीर आजम देवेगौड़ा बने तो उन्होंने पहली तवज्जो कश्मीर की तरफ कराई और वजीर आजम को अपने साथ लेकर 3 मरतबा कश्मीर गए। उसके बाद वहाँ जमहूरियत बहाल करने के लिए इलेक्शन कराया। वहाँ कश्मीर में एक मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाया। इससे बढ़कर सीएम इब्राहिम साहब के खिदमत मुल्क के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए और क्या हो सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।